तो जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और आज का हमारा टॉपिक है ऋतु परिवर्तन। देखिए दोस्तों, ऋतु परिवर्तन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में तो पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे दिमाग में ऋतु परिवर्तन को लेकर काफ़ी सारे कन्फ्यूजन रहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु कब आता है, शरद ऋतु कैसे आ जाता है, बसंत ऋतु कैसे आ जाता है। इन सारे टॉपिकों को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है हमारे माइंड में। और दिन और रात की अवधि बड़ी कैसे हो जाती है, दिन रात बड़े छोटे कैसे हो जाते हैं, विषुवतों पे दिन रात बराबर कैसे होते हैं, इनको लेकर के हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो इन्हीं कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैं ये आप लोगों को वीडियो बना के दे रहा हूँ, टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, हमें क्या पता है कि हमारी पृथ्वी घूर्णन कर रही है, हमारी पृथ्वी घूर्णन कर रही है और परिक्रमा भी कर रही है। घूर्णन के साथ साथ परिक्रमा कर रही है। क्या कर रही है? घूर्णन के साथ साथ परिक्रमा कर रही है। मैंने गतियां पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, बिल्कुल अच्छी तरीके से वीडियो पढ़ा हुआ है वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक में, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, पृथ्वी क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है और घूर्णन के साथ साथ परिक्रमा कर रही है। समझ पा रहे हैं आप? तो देखिए, जब ये परिक्रमा कर रही है सूर्य के चारों ओर, क्या कर रही है? सूर्य के चारों ओर ये परिक्रमा कर रही है हमारी पृथ्वी। उनमें से मैंने 4 स्थितियों को उठाया है, मुख्य रूप से 4 स्थिति को उठाया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है। अब इन 4 स्थितियों में हमारी पृथ्वी की कंडीशन क्या रहती है सूर्य के सापेक्ष, मैं आप लोगों को यहां पर दर्शाने की कोशिश किया हूं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी पर लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन खींची गई है। हालांकि काल्पनिक है, ये वास्तव में तो खींची नहीं गई है, काल्पनिक है। तो उसके साथ साथ कुछ स्पेशल लाइन भी खींची गई है हमारी पृथ्वी पर, जैसे कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया। अब बात यह आती है हमारे माइंड में कि कर्क रेखा कितने डिग्री पे खींची गई है? पता है आपको? 23.5 डिग्री पे खींची गई है। कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री पे। लेकिन प्रश्न अब ये उठता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा हमारा जो है वो 23.5 डिग्री पर ही क्यों खींची गई? इसका कोई मुख्य वजह होना चाहिए। हालांकि जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं वो प्रति 1-1 डिग्री पर खींची गई हैं। तो जब प्रति 1-1 डिग्री पर खींची गई हैं तो उसके हिसाब से क्या होनी चाहिए भाई? ये 23.5 डिग्री हो जा रहा है, तो अगर 1-1 डिग्री पर खींची गई हैं तो 22 होना चाहिए, 22 के बाद 23 होना चाहिए, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25। तो ये 23.5 डिग्री पे हमारे कर्क रेखा क्यों खींची गई? क्या वजह थी इसे खींचने की? इसका मेन वजह मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो हमारी पृथ्वी है सूर्य के सापेक्ष उत्तरायण और दक्षिणायन होती है। क्या होती है? उत्तरायण और दक्षिणायन होती है हमारी पृथ्वी। किसके सापेक्ष? सूर्य के सापेक्ष। तो आपको ये कंडीशन समझ में आना चाहिए कि जब हमारी पृथ्वी उत्तरायण होती है तो उत्तरायण की कंडीशन में जो हमारी सूर्य के प्रकाश की किरणें होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी पृथ्वी के 23.5 डिग्री पर, यानी उत्तरी गोलार्ध के 23.5 डिग्री तक ही सूर्य की प्रकाश की किरणें लंबवत जा पाती हैं, या फिर लंबवत पड़ती हैं सूर्य के प्रकाश की किरणें। उत्तरी गोलार्ध में कहाँ तक? 23.5 डिग्री तक। इससे 0.1 डिग्री भी ना ही आगे बढ़ सकती हैं और ना इससे 0.1 डिग्री पीछे हो पाती हैं। धीरे धीरे पीछे से ही आती हैं आगे की तरफ, लेकिन 23.5 डिग्री से 0.1 डिग्री भी आगे नहीं जाती हैं। यही वजह है कि यहाँ पे स्पेशल लाइन खींचने की हमें जरूरत पड़ी। समझ पाए? और यही कंडीशन है हमारी पृथ्वी के दक्षिणायन होने में। जब ये दक्षिणायन होती है तो 0.1 डिग्री भी आगे नहीं जा सकती है। किससे? दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से आगे नहीं जा सकती है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में एक स्पेशल लाइन हमें खींचने की यानी लेने की जरूरत पड़ी, और उस स्पेशल लाइन का क्या नाम है? मकर रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कर्क रेखा क्या हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, समझ में आया आपको कि कर्क रेखा और मकर रेखा क्यों खींची गई है? मैं डिग्री भी यहां लिख दे रहा हूं आपको समझ में आ सके। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ये भी। ठीक, इधर भी लिख दे रहा हूं, लिख दो इधर भी। ये हो गया हमारा 23.5 डिग्री। ठीक, और ये हो गया हमारा 23.5 डिग्री। ये हो गया हमारा कर्क रेखा। लिख दो क्या?
चलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस पे से लेके, ठीक। ये क्या हो गया हमारा, एक में लिख दे रहा हूँ, सारा आप समझ जाइएगा, आप तो खुद ही समझदार हैं, इतना है कि नहीं। और ये हो जाएगा हमारा मकर रेखा, ठीक है, समझ रहे हैं आप। और ये डिग्री मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और डिग्री आप यहाँ समझिएगा, ठीक है, इधर लिखा हुआ है। तो बात अब ये आती है कि जब ये उत्तरायण की स्थिति में होती है तो सूर्य के प्रकाश की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं, कहाँ तक, कर्क रेखा पर। और ये स्थिति कब होती है हमारे पृथ्वी पर, तो ये स्थिति होती है 21 जून को। कब होती है, 21 जून को ये स्थिति होती है कि 21 जून तक, यानी 21 जून को एग्जैक्ट 21 जून या 22 जून भी हो सकता है, कभी कभी किसी कंडीशन में 22 जून भी हो जाता है। तो हमारे किताबों में 21 जून ही आपको वैसे याद रखना है, किसी किसी किताबों में 22 जून भी दिया हुआ है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो 21 जून को एग्जैक्ट 23.5 डिग्री पर हमारे सूर्य की प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर लंबवत पड़ती हैं। डेट में लिख दे रहा हूँ आप लोगों को, डेट आपको याद रखना है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। और 21 जून को जो होता है वो हमारे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन भी कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब पड़ता है, 21 जून को। और सबसे छोटी रात कब पड़ती है, 21 जून को ही। कब, उत्तरी गोलार्ध में। समझ पाए आप, डेट लिख रहा हूं यहां पर 21 जून, ठीक। डेट आपको याद रखना है, ठीक, 21 जून। और 21 जून के ठीक 6 महीने बाद, 21 जून के ठीक 6 महीने बाद क्या होता है, हमारा पृथ्वी दक्षिणायन हो जाता है। 21 जून को उत्तरायण आता है, यानी कर्क रेखा में प्रकाश की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं। और ठीक 6 महीने बाद, 6 महीने बाद क्या हो जाएगा, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और क्या आ गया, दिसंबर। और एक दिन और एक्स्ट्रा कर लेंगे, आगे चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि 21 जून के ठीक बाद क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर। डेट याद रखना है आपको, क्या हो गया, 22 दिसंबर। अब 22 दिसंबर को हमारे दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर प्रकाश की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं। क्या होती हैं, 22 दिसंबर को हमारे दक्षिणी गोलार्ध में प्रकाश की किरणें मकर रेखा तक बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है, हमारे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को। और 21 जून को सबसे छोटी रात होती है। और यहाँ पे 22 दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध, ठीक, और ये क्या हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब यहां पे कंडीशन ये आ रही है कि यहां पर जो प्रकाश की किरणें वो विषुवत पर क्या हो रही हैं, लंबवत पड़ रही हैं, यानी विषुवत रेखा। बीच की जो लाइन है उसे क्या कहते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, और विषुवत रेखा ही बोलते हैं, ठीक। यहां पे मैं लिख रहा हूं 20 हुआ, ये हो गया, कहां पे लिख दूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक। यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूं विषुवत रेखा, ठीक। इक्वेटर भी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, और विषुवत रेखा ही बोलते हैं। उसके साथ साथ भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी इसको बोलते हैं, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या हो रही है कि हमारी प्रकाश की किरणें बिल्कुल विषुवों पर लंबवत पड़ रही हैं। और इन कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पूरी की पूरी पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात बिल्कुल बराबर होती है। कब, डेट भी मैं लिख रहा हूं, डेट भी आपको याद करना है, क्योंकि डेट से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे पेपर में। वो डेट है आपका 21 मार्च, क्या हो जाएगा 21 मार्च, ठीक।
और इधर कौन सा डेट हो जाएगा हमारा, बताइए। जून के बाद क्या रहा, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर में कौन सा डेट हो जाएगा, 23 सितंबर। ठीक है, क्या डेट है हुआ, 23 सितंबर। डेट आपको समझ में आ रहा है, 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर। डेट याद रखना है आपको, डेट से ही क्वेश्चन बनता है हमारे पेपर में। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, और 21 जून को हमारे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, और 21 मार्च और 23 सितंबर को जब विषुवत पर प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पूरे पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर होती है। यानी दोनों गोलार्धों में, दक्षिणी गोलार्ध में भी और उत्तरी गोलार्ध में भी, और इधर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल प्रकाश की किरणें क्या होती है, पूरे पृथ्वी पर हमारे बराबर पड़ती हैं, इसलिए 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात बराबर होता है। क्लियर हुआ, समझ पा रहे हैं आप। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे कंडीशन ये आता है कि जब उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध जो है वो हमारे सूर्य की तरफ झुका हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश की किरणें ज्यादा जाएंगी और दक्षिणी गोलार्ध में प्रकाश की किरणें कम जाएंगी। इसकी वजह से इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे इस उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगी, यानी कि गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। गर्मी ज़्यादा क्यों पड़ेगी, क्योंकि इस समय यानी जून के महीनों में, जैसे आप देखते हो जून जुलाई से ले हो गया या फिर मई हो गया, उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होता है। क्यों, क्योंकि उस समय जो हमारा पृथ्वी होता है वो सूर्य की तरफ झुका होता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, उत्तरायण होता है हमारी पृथ्वी। क्लियर हुआ। तो मैं इसके साथ साथ ये भी लिख रहा हूँ कि इस समय क्या हो जाएगा, गर्मी की कंडीशन बनी रहेगी। क्या होगी, यानी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जगह ही नहीं है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्रीष्म ऋतु। ठीक, समझ जाइएगा आप, जगह नहीं है ज़्यादा। ठीक है, मैंने ज़्यादा जगह तो आप लोगों का डायग्राम बनाने में ले लिया है कि ताकि आपको अच्छी तरीके से सारे समझ में आए। ग्रीष्म ऋतु, और इस समय यहाँ पे क्या होगा, शीत ऋतु। क्या हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में, नीचे लिख दे रहा हूँ मैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, शीत ऋतु होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। और उसके ठीक विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब हमारा पृथ्वी दक्षिणायन हो रहा है सूर्य के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि जो दक्षिणी गोलार्ध है उस सूर्य की तरफ सामने है बिल्कुल, और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की प्रकाश की किरण लंबवत पड़ रही है, इसलिए इस साइड दिन भी बड़ी होंगी और क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगा। दक्षिणी गोलार्ध में कौन से महीने में, दिसंबर नवंबर के महीने में और जनवरी के महीने में। ठीक, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु। थोड़ा छोटा लग रहा है लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा, थोड़ा माफ करिएगा, थोड़ा छोटा लिख पा रहा हूं। और उसके ठीक उल्टा उत्तरी गोलार्ध में इस समय क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर के महीने में क्या होगा, ठंडी पड़ेगी। तभी तो आप देखते हो कि हम लोगों का जो स्थान है, जो हमारा भारत देश है वो कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में। और किस उत्तरी गोलार्ध में, कुछ यहाँ पे हमारा देश है, पूर्व की तरफ, पूर्व उत्तर की तरफ हमारा भारत देश है। तो पूर्व उत्तर की तरफ जो है कि जनवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में, फरवरी तक के महीने में आप देखते हो तो क्या होता है, ठंड ज़्यादा रहती है। क्या होती है, ठंड ज़्यादा रहती है। तो उत्तरी गोलार्ध में इस समय क्या होगा, शीत ऋतु होगा। क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, शीत ऋतु। समझ पाए आप, शीत ऋतु हो जाएगा। अब देखिए, अब जब हमारी प्रकाश की किरणें विषुवत पर पड़ती हैं उस समय हमारे पृथ्वी पर यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा मौसम रहता है, अब इसके बारे में बात करेंगे। आप ये कंडीशन देख रहे हैं कि विषुवत पर प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, उस कंडीशन में हमारे पृथ्वी पर कौन से मौसम होते हैं, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब हमारी प्रकाश की किरणें उत्तरी गोलार्ध से होते हुए विषुवत पर बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो यहाँ पे ऋतु पड़ता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो ऋतु होती है वो होती है बसंत ऋतु। क्या होती है, बसंत ऋतु होती है। ठीक है, तो स्पेस ही नहीं मिल रहा है, मैं लिखूँ कहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा है।
ठीक है, मैं यहाँ से ये थोड़ा काट रहा हूँ, आप ये समझिएगा कि यहाँ पे लंबवत पड़ रही हैं बिल्कुल, ठीक। और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बसंत ऋतु, ठीक, बसंत। तभी तो आप देखते हो मार्च वगैरह के महीनों में क्या होता है, जो है कि मार्च वगैरह जब मार्च स्टार्ट हो जाता है, अभी मार्च का ही महीना चल रहा है, तो अभी क्या है, बसंत ऋतु है हमारे उत्तरी गोलार्ध की तरफ, यानी भारत देश में, है कि नहीं। और ठीक अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, यानी दक्षिणी गोलार्ध में उस कंडीशन में क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध मैं लिखूँ कैसे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, शरद ऋतु, क्या हो जाएगा, शरद ऋतु। समझ रहे हैं आप, ये शरद ऋतु लिखा हुआ है दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक उसी प्रकार अब यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में इस कंडीशन में क्या होगा, यानी कि ये कौन सा महीना हमारा चल जाएगा, सितंबर वगैरह का महीना चल जाएगा। तो सितंबर वगैरह के महीने में हमारे उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगा, शरद ऋतु रहेगा। क्या रहेगा, शरद ऋतु रहेगा, ठीक। शरद ऋतु। और हमारे दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगा, बसंत ऋतु, ठीक है, बसंत। समझ लीजिए आप, क्लियर हुआ आपका, ये डायग्राम पूरा समझ में आ रहा है। एक बार और रिपीट करते हैं। देखिए, जब हमारा सूर्य किताबों में लिखा हुआ है कि सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट भी होते हैं कहते हैं सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन, हाँ सही है, कहीं ना कहीं सही है, हम मान लेते हैं कि सूर्य हमारा उत्तरायण दक्षिणायन हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में अगर रियलिटी फैक्ट की बात करें तो हमारा पृथ्वी उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, ठीक है। उसको हम लोग बोल देते हैं कि सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन हो रहा है, लेकिन वास्तव में हमारी पृथ्वी उत्तरायण और दक्षिणायन होती है। जब हमारी पृथ्वी उत्तरायण होती है तो सूर्य की जो प्रकाश विकिरण होती है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा बिल्कुल लंबवत पड़ती है, यानी कि वो जून का महीना होता है। उस समय हमारे उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। और 21 जून को बिल्कुल हमारे कर्क रेखा पे प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है, तो उत्तरी गोलार्ध में उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। समझे। अब देखिए, ठीक उसके अपोजिट, ठीक 6 महीने बाद मकर रेखा पे प्रकाश की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं, यानी कि 22 दिसंबर का और डेट होता है। और उस समय क्या होता है, हमारे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होती है, ठीक। और इधर भी तो सबसे छोटी रात होगी, है कि नहीं। सॉरी, माफ करिएगा, थोड़ा मुझसे गलत निकल गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मकर रेखा पे जब प्रकाश की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं 22 दिसंबर को, तो उस दिन हमारे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। क्लियर हो गया। और ठीक 21 मार्च को विषुवों पर बिल्कुल लंबवत प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। 21 मार्च को बिल्कुल विषुवों पर प्रकाश की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं, और 23 सितंबर को बिल्कुल प्रकाश की किरणें विषुवों पर लंबवत पड़ती हैं। इसकी वजह से हमारे पृथ्वी पर यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों में क्या होता है, दिन और रात बराबर होती है। क्लियर हो गया। अब इस कंडीशन के हिसाब से आपको पता चल जाना चाहिए कि किस गोलार्ध में हमारे यानी पृथ्वी के किस हिस्से पे ग्रीष्म ऋतु होगा और किस हिस्से पे शीत ऋतु होगी। अब यहाँ से तो आप लोग खुद इतना दिमाग लगा सकते हैं कि कहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होगी और कहाँ पे शीत ऋतु होगी, कहाँ पे बसंत ऋतु होगी और कहाँ पे शरद ऋतु होगी। वैसे भी मैं आप लोग को एक बार बता रहा हूँ। तो मकर रेखा, जब हमारी मकर रेखा प्रकाश की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ेंगी तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। और जब कर्क रेखा प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो हमारे उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा। और जब विषुवत पड़ेगा तो उत्तरी गोलार्ध की तरफ जब हमारी प्रकाश की किरणें पड़ रही होंगी तो उस समय विषुवत पड़ने वाली जो हमारी प्रकाश की किरण होगी तो हमारे उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, बसंत होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगा। ठीक अपोजिट 23 सितंबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगा और उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगा। समझ पा रहे हैं आप। क्लियर हो गया। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर ऋतुएं परिवर्तन होती हैं। क्या होती हैं? इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर ऋतुएं परिवर्तन होती है। अब देखिए 23 सितंबर को बिल्कुल लंबवत है और 23 सितंबर के बाद हमारी पृथ्वी क्या हो रही है, धीरे धीरे दक्षिणायन होना स्टार्ट हो जाती है और 22 दिसंबर तक बिल्कुल दक्षिणायन हो जाती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे विषुवों पर आ जाता है हमारी प्रकाश की किरणें। और विषुएं यानी कि 21 मार्च के बाद, 21 मार्च जब होली वगैरह आ जाता है, जब हम होली खेल लेते हैं, है कि नहीं, होली तक तो गर्मी आ जाता है हमारे भारत देश में। और कर्क रेखा भी तो हमारे जो है कि भारत देश से बिल्कुल गुजर रही है कि नहीं। तो धीरे धीरे मार्च में बसंत ऋतु होता है, धीरे धीरे गर्मी। 21 मार्च के बाद क्या होता है, 20-21 मार्च के बाद धीरे धीरे गर्मी स्टार्ट होने लगती है, गर्मी आने लगती है। तो यानी कि 21 मार्च के बाद जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के सापेक्ष धीरे धीरे
उत्तरायण होने लगती है। और गर्मी के महीनों में यानी जून जुलाई के महीने में बिल्कुल भीषण गर्मी पड़ती है हमारे देश की तरफ, यानी भारत देश में। क्यों? क्योंकि उस समय प्रकाश की किरणें बिल्कुल कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती रहती हैं। पड़ रही हैं कि नहीं पड़ रही हैं? बिल्कुल कर्क रेखा पे बिल्कुल लंबवत पड़ रही हैं प्रकाश की किरणें जून वगैरह के महीने में। तो यहीं से तो हमारी कर्क रेखा गुजर रही है भारत देश से। तो उस समय क्या होता है, हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। समझ पाया? क्लियर हुआ यहाँ से? और उसके बाद से यानी कि 21 जून के बाद से धीरे धीरे फिर ये विषुव पर जाने लगती है प्रकाश की किरणें, धीरे धीरे सीधा होने लगता है। फिर यहाँ से वही कंडीशन, ये निरंतर कार्य चलता रहता है। ये हमारा पृथ्वी का जो है कि ये चक्र है, जैसे हमारा जीवन चक्र होता है, आदमी मरते हैं, जन्म लेते हैं, जल क्या होता है, ऊपर भाप बनता है, उड़ता है, बादल बनता है, फिर बारिश होता है, तो जल चक्र है। ठीक इसी प्रकार हमारा ये ऋतु चक्र है, मान सकते हैं। ऋतु चक्र बोल सकते हैं कि नहीं बोलते? बोल सकते हैं ऋतु चक्र, क्योंकि ऋतु के परिवर्तन हो रही है, धीरे धीरे कंडीशन हो रही है, बदल रही है, तो ऋतु चक्र है ही, ये ऋतु चक्र मानेंगे। ठीक है, कंप्लीट हो गया। और हमारे पेपर में क्वेश्चन और भी 2-3 टाइप के बन जाते हैं, कि जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन और भी बनाने के, तो यहाँ पे एक और भी उपसौर और अपसौर से लेके क्वेश्चन पूछ देता है। हमारे जो बच्चे होते हैं उपसौर और अपसौर में बहुत ज़्यादा कंडीशन में जो है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। उपसौर और अपसौर हमारे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में भी होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है। यानी कि जब हमारी पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होगी, क्या होगी? जब हमारी पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होगी, तो उस कंडीशन में हम अपसौर का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? अपसौर का नाम देते हैं। यहाँ से मैं डिस्टेंस भी लिख दे रहा हूँ, आप याद रखिएगा। अगर दूरी ज़्यादा होगी, ठीक है, लिख रहा हूँ मैं, अगर दूरी ज़्यादा होगी तो और दूरी कम होगी, इन दोनों को मैं लिख दे रहा हूँ, उपसौर और अपसौर को याद रखिएगा। जब दूरी हमारी ज़्यादा होगी, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो सबसे ज़्यादा दूरी होगी वो होगी 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर। क्या होगा? 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर। और जब सबसे कम दूरी होगी वो होगी 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। क्या होगी? 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। और जो हम सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी याद करते हैं 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, वो जो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर होता है वो हमारे सूर्य और पृथ्वी के बीच की एवरेज डिस्टेंस होती है। क्या होती है? एवरेज डिस्टेंस होती है, यानी कि औसत दूरी होती है। और वो औसत दूरी कितनी होती है? फटाफट बताएं आप लोग, औसत दूरी कितनी होती है दोस्तों? वो होती है एवरेज डिस्टेंस 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। समझे कितनी होती है? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए हमारे वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों तक पहुँचाइए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।